महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी खबर, बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर महाराष्ट्र की सियासत में घमासान मच गया है। बीजेपी के इस नारे को डिप्टी सीएम अजित पवार ने सही नहीं बताया था। अजित पवार के बयान पर अब महाराष्ट्र के दूसरे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया है। फडणवीस ने कहा कि अजित पवार दशकों तक हिंदू विरोधी विचारधाराओं के साथ रहे, इसलिए पवार को जनता का मूड समझने में वक्त लगेगा। शायद ये लोग या तो जनता का सेंटिमेंट नहीं समझ पाए या फिर इस बात का वो मतलब नहीं समझ पाए, या बोलते हुए वो शायद कुछ और कहना चाहते हैं और उसका अर्थ अलग गया। इन तीनों में से कोई हो सकता है। जहां तक अजीत दादा का सवाल है, मुझे लगता है कि दशकों अजीत दादा ऐसे विचारों में रहे हैं कि जिन विचारों में सेक्युलरिज्म नाम का एक इस प्रकार का विचार है जो मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदू विरोधी है। सेक्युलरिज्म, देयर इज नो रियल सेक्युलरिज्म अमंगस्ट दोज हु कॉल देमसेल्व्स सेक्युलरिस्ट। हिंदुत्व का विरोध करना है सेक्युलरिज्म उनके लिए, ऐसे लोगों के साथ रहे। इसलिए जनता का मिजाज और नेशनलिस्ट मिजाज ये समझने में थोड़ा समय उनको लगेगा। बटेंगे तो कटेंगे, इसका अर्थ समाज को एकत्रित रखना है और मुझे लगता है इसमें कोई गलत बात नहीं है। फडणवीस ने अजीत पवार के बयान पर सवाल उठाए तो अब से थोड़ी देर पहले अजीत पवार ने जवाब दिया है। अजीत पवार ने कहा है कि कई बीजेपी वालों ने नारे का विरोध किया था तो मैंने भी इस पर आपत्ति जता दी। अजीत पवार ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास का मतलब सभी का विकास है। बटेंगे तो कटेंगे वाला जो नारा है उसको हमने सबने विरोध किया है। मैंने अकेले ने नहीं, मेरे पार्टियों ने तो किया ही किया। बीजेपी के मुझे किसी ने बताया, पंकजा मुंडे ने भी विरोध किया। वो महाजन तो विरोध करने से क्या होता है? पार्टी में तो आप हैं वैसे भी ना, महायुति में तो एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। मैंने हमेशा देखा है, जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ या उससे पहले एक स्टूडेंट के नाते मैं जब सोचता था तो भी मैंने देखा है, उसके बजाय वो दूसरा कोई सोच ही नहीं सकता। अजीत जी, फडणवीस जी से मैंने पूछा यही सवाल तो उन्होंने कहा इट्स ए हिस्टोरिकल फैक्ट कि हमारे मुल्क में ये हुआ है कि जब हिंदू एक साथ नहीं रहते, बंटते हैं, तो फिर उनका जो पॉपुलेशन है वो कम होता जाता है और वायलेंस बढ़ता है उनके खिलाफ। स्मिता जी, हर एक का अलग अलग, अभी अलग अलग लोगों को हम इंटरव्यू देते हैं, हर एक के सवाल पूछने का अलग अलग सवाल वो पूछ सकते हैं। देवेंद्र जी का क्या आंसर है मुझे मालूम नहीं। मैंने आपको बताया कि हमें ये कटेंगे बटेंगे पसंद नहीं। अजित पवार को आपने सुना। वैसे बटेंगे तो कटेंगे का नारा महाराष्ट्र में बड़ा मुद्दा बन चुका है। हैरानी की बात यह है कि योगी आदित्यनाथ के दिए इस बयान को लेकर महायुति के नेता ही आपस में भिड़ चुके हैं और तो और बीजेपी के नेता भी बटेंगे तो कटेंगे नारे का विरोध कर रहे हैं। अजित पवार ने पहले बयान का विरोध किया तो देवेंद्र फडणवीस ने उन पर यह कहते हुए निशाना साधा कि वो दशकों तक हिंदू विरोधियों के साथ रहे। वहीं नितिन गडकरी ने भी नारे का नया अर्थ बताया है। और बटेंगे तो कटेंगे पर बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, बटेंगे तो कटेंगे का गलत अर्थ निकाला जा रहा है। सभी भारतीयों को एकजुट होना चाहिए, देश के दुश्मनों के खिलाफ एक होना चाहिए। हमारा देश एक है, हम सब भारतीय हैं। हमारे भारतीयों में उपासना पद्धति अलग है। कोई मस्जिद में जाता है, कोई बौद्ध विहार में जाता है, कोई चर्च में जाता है, कोई मंदिर में जाता है। ये अलग अलग हमारी उपासना पद्धति है, पर हम भारतीय हैं, हम एक है। और हम सब ने मिलकर आतंकवाद के खिलाफ, जो हमारे देश में विशेष रूप से हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को ध्यान में लेते हुए हमारे देश में आतंकवादियों के खिलाफ और देश के दुश्मनों के खिलाफ हमने एक होना चाहिए,
सबने जात पंथ धर्म भाषा भूलकर, ये उसका स्पिरिट है। लेकिन ये बांटने का एक तरीके से प्रयास है, सब कहा है पूरे भारतीय एक हुए, कहाँ बांटने का प्रयास है। कटेंगे तो कटेंगे, ये लोग उसका गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं, ऐसा अर्थ नहीं है। और कल महाराष्ट्र की चुनावी सभा में पीएम के साथ अजीत पवार के नहीं शामिल होने पर देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया सामने आई है। फडणवीस ने कहा कि वो क्यों नहीं आए ये तो अजीत पवार ही बता सकते हैं। फडणवीस ने कहा, अजीत गुट के उम्मीदवार नवाब मलिक को तो हमने रैली में शामिल होने का न्योता ही नहीं दिया। अजीत पवार जी ने यह कहा था कि मैं नहीं आ पाऊंगा, और हम लोगों ने भी यह तय किया था। प्रधानमंत्री जी की पहली सभा में मैं था, उसमें अजीत दादा और सीएम नहीं थे। दूसरी सभा में सीएम थे, उसमें मैं नहीं था, अजीत पवार जी भी नहीं थे। पूना की सभा में अजीत पवार जी थे, उसमें मैं नहीं था, सीएम साहब भी नहीं थे। तो हम लोगों ने सभाएं बांट ली थी प्रचार की दृष्टि से। और पीएम साहब का भी ये कहना होता है कि सारे लोग एक जगह रहोगे तो प्रचार कैसे करोगे, इसलिए मैं नहीं मानता कि इसमें कोई अलग बात है। हाँ, अभी अगर कोई नहीं आया है तो उसका जवाब मैं तो नहीं दे पाऊंगा, वही लोग दे पाएंगे। क्या आपने मना किया उनसे? नहीं, हमने मना नहीं किया। नवाब मलिक को मना किया? हमने तो निमंत्रण ही नहीं दिया, मना करने का सवाल ही नहीं उठता, उनको निमंत्रण ही नहीं था। पर जब आपके साथ हैं वो, तो फिर निमंत्रण अगर ना भी दें तो भी आना चाहिए। नहीं आ सकते ना भाई, पीएम का स्टेज है, बिना निमंत्रण के आएंगे तो बहिरंग लौटा दिया जाएगा। और एक अहम खबर है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महाराष्ट्र में हुई रैली में शामिल नहीं होने पर अजीत पवार ने भी बयान दिया है। अजीत पवार ने कहा है कि उन्होंने पुणे वाली रैली के दौरान ही पीएम मोदी को बता दिया था कि वो जब मुंबई में रैली करने आएंगे तो वो शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनकी भी कई सभाएं पहले से तय हैं। इसमें कोई और बात निकालने की जरूरत नहीं है। मैं भी नहीं था, हर एक कैंडिडेट नहीं जा सकता, क्योंकि कोई कोई अपने उनका प्रोग्राम पहला तय हुआ। क्या होता है स्मिता जी, मैंने देखा, आपको अधिकार है, आप मीडिया के लोग हैं। उस दिन पूना में रैली थी, पूना के रैली में हम टोटल महायुति के 21 कैंडिडेट हैं, टोटल महायुति के, क्योंकि सिटी उतनी है। उसमें कम से कम 5-6 कैंडिडेट नहीं आए थे, 15 ही आए थे। हमें सबको, मैं भी कैंडिडेट था, सबको आगे ऐसा खड़ा किया, और प्राइम मिनिस्टर भी थे, और उन्होंने एक एक को मिलते थे। तो जो 6 नहीं आए उसके बारे में किसी ने पूछा भी नहीं कि क्यों नहीं आए। लेकिन यहाँ जिशान और कोई नहीं आया तो वो क्यों नहीं आया, यानी हर एक का देखने का तरीका जरा सोच अलग रहती है, ऐसा मेरा कहना है। मैंने पूना में बताया था कि मेरे 5 रैलियां हैं, तो मैं मुंबई में पहुंच नहीं सकता। मैंने कोशिश की, लेकिन वो एयरपोर्ट आए तब मेरा प्लेन लैंड हुआ, और लैंड होने के बाद सिक्योरिटी ने मुझे बताया कि अभी प्राइम मिनिस्टर प्लेन में बैठे हैं और टेक ऑफ ले रहे हैं। तो देखिए, बयान हमने आपको सुनवा दिया है, और इसी पर जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी कुमार कुंदन हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करते हैं। कुमार कुंदन, एक बयान जिसकी चर्चा महाराष्ट्र के चुनाव में काफी ज्यादा हो रही है, जिसके बारे में हम लगातार बात भी कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव में अजीत पवार और बीजेपी साथ तो हैं, लेकिन कई बयानों, कई मुद्दों को लेकर के दोनों के बीच विचार जो है वो अलग अलग हैं, मेल नहीं खा रहे हैं विचार। निश्चित रूप से, और ये बेल बाकायदा ज़मीन पर भी दिख रहा है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि कई सारी ऐसी जगहें हैं जहां पे कि सब साथ साथ नहीं दिख रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करें मुद्दों की और आइडियोलॉजी की, तो इन लोगों ने अलग अलग अपना मैनिफेस्टो भी जारी किया, और फिर सब लोगों ने साथ भी एक मैनिफेस्टो जारी किया। तो एक तरीके से कुछ मुद्दे जिन पे अलग है उस पर बिल्कुल भी अलग राय है, और ख़ास करके जैसे कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कटेंगे तो बटेंगे, उस मुद्दे पर अजीत पवार ने अपनी एक अलग लाइन ली, और उनका कहना था कि जो महाराष्ट्र है वहाँ पे ये नारा सही नहीं है। आपको याद होगा कि जो नवाब मलिक और सना मलिक के प्रोग्राम में भी अजीत पवार आए थे, तो उसी समय उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया था, और उसके बाद से लेकर, तब से लेकर अब तक कई जगहों पर ये कह चुके हैं। और दूसरी बार अलग अलग मंचों से वो दूरी भी बना रहे हैं, और अपनी बात वो अलग तरीके से रख रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो दिख रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको कवर अप करने की ज़रूर कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, हमने उनको निमंत्रण नहीं दिया था, या फिर वो
चुनावी व्यस्तता की वजह से नहीं आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं तो ज़मीन पर भी वो साथ दिखना चाहिए। जी, घुसपैठियों को सिलेंडर देने वाले बयान पर झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने अब ये कहा है कि हमारी 7 गारंटियों पर जनता का भरोसा है। उन्होंने सफाई दी है, बीजेपी जुमलेबाजी करती है। पूरा अपडेट देखिए इस खबर पर। घुसपैठियों को सस्ता सिलेंडर देने के मुद्दे पर झारखंड में सियासी उबाल आया हुआ है। इस विवाद पर झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर की सफाई आई है। और जो हमने आगे का एजेंडा दिया है 5 साल का, हमने 7 गारंटीज दी है, वो गारंटीज पर एतमाद है लोगों का। बीजेपी एक तरफ जुमले बोल करके चुनाव में निकल जाते हैं, मगर कांग्रेस या हमारा गठबंधन जो कहता है उस पर डिलीवर करता है। हमने 1000 मैया सम्मान योजना को 2500 दिसंबर के महीने से देने का मतलब गारंटी दिया। अब गुलाम अहमद मीर का वो बयान सुनिए जिस पर हंगामा मचा है। और हमने वादा दिया जनता को कि जैसे सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए। ये आम जनता, ना उसमें हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, न घुसपैठिया देखा जाएगा, तो न कोई और चीज देखा जाएगा। जो भी झारखंड वासी है वो किसी भी सोच से हो, किसी भी तबके से हो, उसको 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। ये हमारा प्रोग्राम। और बीजेपी के झारखंड प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि घुसपैठिए प्रदेश के लोगों का हक मार रहे हैं, तो वहीं बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कांग्रेस बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन कर रही है। घुसपैठिए मतलब जो बांग्लादेश से अपने देश में आ गए हैं, ये सरकार लाता। धीरे धीरे ये घुसपैठिए घुसते जा रहे हैं, हमारी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, बच्चों के रोजगार पे कब्जा कर रहे हैं, हमारी बेटियों को बेइज्जत कर रहे हैं। और यही गति रही तो एक दिन वो आएगा कि तुम कम रह जाओगे और घुसपैठिए ज्यादा हो जाएंगे, तब सोचो तुम्हारा क्या होगा। कांग्रेस के झारखंड के प्रभारी मीर साहब ने कहा है कि घुसपैठियों को भी रसोई गैस के सिलेंडर दिए जाएंगे। पहले घर बसाने का काम किया, अब रसोई गैस के सिलेंडर देने का काम भी करेंगे। ये हालत कांग्रेस की है कि चुनाव में थोड़ा सा बेहतर करने के लिए अब घुसपैठियों का सहयोग ले रहे हैं, लेकिन झारखंड की जनता के अधिकारों को मारने का काम कर रहे हैं। और घुसपैठियों को सिलेंडर देने के वादे को लेकर मचे घमासान पर कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि चुनाव आते ही बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है। हमने झारखंड के निवासियों को सिलेंडर देने की बात कही है। जब चुनाव किसी राज्य में हो रहा हो तब ये पहली बार ये शब्द आया है बांग्लादेश, क्योंकि इनका पॉलिटिक्स का बेस लाइन है हिंदू मुसलमान। यहाँ कोई दूसरा नैरेटिव नहीं बना पा रहे थे वो, इसलिए ये नाम आया। जो भी झारखंडी है हम सबको अभी मैया योजना जो इन्होंने किया है उस सबको मिल रहा है। जो सारे जो यहाँ के लोग हैं उसी तरह से कहना है कि हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। असम में 30 लाख घुसपैठियों का बात किया, कहाँ है लिस्ट? जब वो देखने गया तो 3 लाख भी नहीं मिला है। जो मुद्दा नहीं है उसको मुद्दा बनाने का कोशिश करता है। सरकार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का है। अगर कोई घुसपैठी हो तो लिस्ट देने दीजिए। झारखंड में कितना घुसपैठी है देखा जाए। जब तक लिस्ट नहीं देता है ये काम झारखंडियों को बदनाम करने के लिए सारे झारखंडियों को घुसपैठी बोल रहे भारतीय जनता पार्टी। जयपुर से खबर है। जयपुर में श्री राम कथा के दौरान जगत गुरु राम भद्राचार्य ने राजस्थान की सियासत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण में भी मैं आया था। जानते हैं मुख्यमंत्री, जब चर्चा चल रही थी इस बार राजस्थान की बागडोर कौन संभाले, तो मैंने ऊपर वालों को संकेत किया था इस बार राजस्थान की बागडोर ब्राह्मण को दी जाए। लोगों ने पूछा वसुंधरा जी दुखी होंगे? मेरे का नहीं, उन्हीं के मुख से कहलवा देते हैं, चिंता मत करो।
हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री, मुझे तो लगता है पहली बार कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना है। आज राजस्थान को, ये राजस्थान वीर भूमि भी है, वैष्णव भूमि भी है, राजस्थान का विकास होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ARO परीक्षा पर फैसला होने तक प्रयागराज में छात्र अपना आंदोलन जारी रखेंगे। यूपी PCS की परीक्षा एक शिफ्ट में कराए जाने की मांग मंजूर कर ली गई है। देखिए पूरा अपडेट इसी खबर पर। तस्वीरें प्रयागराज में जारी छात्र प्रदर्शन की हैं। प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों के 4 दिन के प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने PCS प्रीलिम्स परीक्षा अब एक शिफ्ट में करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन छात्र अब अपनी दूसरी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग है कि ARO परीक्षा का फैसला होने तक वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे। नहीं, प्रदर्शन नहीं खत्म होगा। ये डू और डाई का लड़ाई है। जब तक आयोग नोटिस नहीं जारी करेगा, ARO का भी एग्जाम एक ही डे एक ही शिफ्ट में, तब तक हम लोग नहीं हटेंगे। वहीं कल आधी रात को भी छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा। ये और बात है कि छात्रों की संख्या में भारी कमी आई है। सिर्फ 150 तक की संख्या में छात्र दिखे। हालांकि छात्रों का कहना है कि बाकी छात्र थक चुके हैं, इसलिए आराम करने गए हैं। न आंदोलन खत्म हुआ है, न ही बांटा जा सकता है। जैसे तैसे हमने अपनी शिक्षा को प्राप्त किया है। आप बताइए, अगर नॉर्मलाइजेशन होगा और 2 शिफ्ट में ARO होगा तो हमारा भविष्य बेकार ही है। और इस पे हमको नोटिस जब तक नहीं मिलेगा सर, हम जब तक हटने वाले नहीं है। राजस्थान में टोंक में SDM अमित चौधरी को थप्पड़ मारने वाले निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। SDM अमित चौधरी को थप्पड़ मारने वाले निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा को पुलिस ने कल उसके गांव में जाकर अरेस्ट किया था। गिरफ्तारी के बाद नरेश मीणा को पीपलू पुलिस थाने में रखा गया था। नरेश मीणा की गिरफ्तारी से पहले और बाद में भी उसके समर्थकों ने जमकर बवाल किया था। कई जगहों पर आगजनी की गई, सड़कों पर जमकर हंगामा किया गया। इस मामले में नरेश मीणा समेत 60 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। वहीं SDM को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा की एक तस्वीर भी सामने आई है। पुलिस हवालात में नरेश मीणा जमीन पर सोया हुआ नजर आ रहा है। नरेश मीणा बिना कंबल और चारपाई के सोया हुआ है। बता दें कि देवली उनियारा सीट पर चुनाव अधिकारी को थप्पड़ मारने और टोंक में हिंसा के आरोपी नरेश मीणा पर पुलिस ने 10 धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। नरेश मीणा निर्दलीय प्रत्याशी है। वो देवली उनियारा सीट से चुनाव लड़ रहा था। वोटिंग के दौरान उसने समरावता गांव में पोलिंग बूथ के अंदर घुसने की कोशिश की। जब उसे रोका गया तो नरेश ने SDM अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया। और दिल्ली की वायु गुणवत्ता गंभीर लेवल पर पहुंच गई है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक पूरे देश में सबसे ज्यादा दर्ज किया गया। AQI में आगे और गिरावट को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप के चरण 3 को आज से लागू करने का फैसला किया है। ग्रैप 3 के लागू होते ही दिल्ली NCR में कंस्ट्रक्शन पर रोक रहेगी। सिर्फ वही निर्माण कार्य जारी रहेंगे जो राष्ट्रीय तौर पर जरूरी है। वहीं दिल्ली में 5वीं कक्षा तक के स्कूलों को बंद करने का फैसला भी लिया गया है। 5वीं तक की पढ़ाई ऑनलाइन होगी। अगर देखें तो दिल्ली NCR फिलहाल भयंकर प्रदूषण की चपेट में है। हर तरफ काला धुआं छाया हुआ है। धुंध के बीच लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। ये तो गला सूख रहा, वैसी जख्म आंखों में दिक्कत है। हाँ, तो जलन हो रही है। थोड़ी सी प्रॉब्लम सर, क्या नाम है, जैसे कि सांस लेने में प्रॉब्लम आती है और जी गले में स्क्रैच आती है। और जी जैसे कि हमारे अदर स्टेट में है कि जैसे हरियाणा होगा, ये करनाल साइड में जो पराली वगैरह प्रदूषण वगैरह जो फूकते वगैरह है ना, जो उससे प्रदूषण जो बढ़ता है, ये होता है, बुखार लगता है, बहुत तबीयत खराब रहता है। मजबूरी में चला रहे हैं रिक्शा। देश की राजधानी दिल्ली से डिजिटल अरेस्ट का एक और बड़ा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। रोहिणी में रिटायर्ड इंजीनियर से 10 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। देश के कई हिस्सों से एक के बाद एक डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं सामने आ रही हैं। साइबर अपराधियों द्वारा इस तरीके से लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दिया जा रहा है। ताजा मामला देश की राजधानी दिल्ली से आया है। यहाँ रोहिणी इलाके में अपराधियों ने एक रिटायर्ड इंजीनियर को 8 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। साइबर अपराधियों ने उसके साथ 10 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक पीड़ित रिटायर्ड इंजीनियर अपनी पत्नी के साथ रोहिणी के सेक्टर 10 इलाके में रहते हैं। पुलिस ने रिटायर्ड इंजीनियर की शिकायत के आधार पर साइबर सेल में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। साथ ही पुलिस को 60 लाख रुपए फ्रीज करने में कामयाबी मिली है।
दरअसल साइबर अपराधियों द्वारा लोगों से ठगी के लिए एक नया तरीका इजाद किया गया है, जिसे डिजिटल अरेस्ट नाम दिया गया है। इस मामले में ठग संपर्क कर खुद को कानूनी एजेंसी का अधिकारी बताते हैं, फिर लोगों को ऑडियो या वीडियो कॉल करके डराते हैं और उन्हें उनके घर में डिजिटल तौर पर बंधक बना लेते हैं। इसके बाद पीड़ित से उनके बैंक अकाउंट की जानकारी लेकर उनसे ठगी की जाती है। मध्य प्रदेश के रायसेन में पुलिस सब इंस्पेक्टर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सड़क पर आया हार्ट अटैक, सब इंस्पेक्टर की मौत। तस्वीरें मध्य प्रदेश के रायसेन की है। यहाँ एक सब इंस्पेक्टर को बाइक चलाते समय हार्ट अटैक आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। सीसीटीवी में देख सकते हैं कि गाड़ियां सामान्य रूप से जा रही हैं। इस बीच बरेली थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर सुभाष सिंह गुजरते हुए दिख रहे हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद वो असहज महसूस करते हैं। वो बाइक खड़ी कर देते हैं, संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। बाइक से गिरने के बाद वो उठ नहीं पाते हैं। वीडियो में दिख रहा है कि सब इंस्पेक्टर सुभाष सिंह के गिरते ही राहगीर रुककर उनको देखने लगे। वहाँ भीड़ जमा हो गई। वे करीब 2.25 मिनट तक सड़क पर ही पड़े रहे। एक बार फिर देखिए वीडियो। हादसे के वक्त एक ट्रैक्टर पर कुछ लोग जा रहे होते हैं। ड्राइवर तुरंत गाड़ी रोकता है और लोग आवाज लगाना शुरू करते हैं। अफरा तफरी के बीच पुलिस की गाड़ी आती है और उन्हें अस्पताल ले जाती है, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सब इंस्पेक्टर सुभाष सिंह उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रहने वाले थे। वो रायसेन में पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवा कर जा रहे थे, तभी हार्ट अटैक आने की वजह से सड़क पर गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। और कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए लोगों की भारी भीड़ के चलते पटना ट्रैफिक पुलिस के सभी इंतजाम ध्वस्त हो गए। दीघा से लेकर दीघा पुल, लेम्स पुल तक भयंकर जाम लग गया। एक दो नहीं बल्कि हजारों गाड़ियां जाम में फंस गई। गाड़ियां रेंगती नजर आई। 3 से 4 घंटे तक लोग जाम में फंसे रहे। न तो लोग हाजीपुर जा पा रहे हैं, न ही सोनपुर जा पा रहे हैं और न ही लोग घाट तक पहुंच पा रहे हैं। तो पटना में आज कार्तिक पूर्णिमा की वजह से ये ज़बरदस्त ट्रैफिक और जो भी इंतज़ाम किए गए थे ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, वो पूरी तरह से फेल नजर आया। 3 से 4 घंटे तक लोग फंसे रहे ट्रैफिक में। और जनजातीय अधिकारों के प्रहरी और महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आज जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। आज का दिन बिरसा मुंडा को याद करने के अलावा देश के आदिवासी समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और उनके योगदान को भी याद करने का दिन है। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने उन्हें नमन किया है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री बिहार के जमुई में थे। इस दौरान मोदी आदिवासी रंग में रंगे नजर आए। प्रधानमंत्री ने मंजीरा हाथ में लिया और आदिवासी कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। आदि महोत्सव विविधता में एकता हमारे उस सामर्थ्य। 15 नवंबर 2023 को झारखंड के खूंटी का उली हातू गांव सुर्खियों में रहा, क्योंकि भारतीय इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पहुंचा। भगवान बिरसा मुंडा की विरासत का सम्मान करने के लिए पीएम मोदी ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। आज 6000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें मेरे आदिवासी भाई बहनों के लिए करीब 1.5 लाख पक्के घरों के स्वीकृति पत्र है। पिछले एक दशक में आदिवासी संस्कृति की पहचान में बड़े बदलाव देखे गए। पीएम मोदी ने आदिवासी समुदायों की आवाज को राष्ट्रीय और वैश्विक मंचों पर रखा। प्रधानमंत्री ने न सिर्फ आदिवासियों को सम्मान दिलाने की कोशिश की, बल्कि उनके साथ सहभागिता की तस्वीरें भी बार बार सामने आती रहीं। मोदी आदिवासी समुदायों के साथ गहराई से जुड़े उनके पर्व, त्योहार, परिधानों, खान पान को साझा किया। सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया के बड़े नेताओं को आदिवासी धरोहर भेंट कर प्रधानमंत्री ने देश की आदिवासी संस्कृतियों को वैश्विक स्तर पर सम्मान दिलाया। मोदी सरकार आदिवासियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए कई काम कर रही है। आदिवासी समुदाय को सीधे व्यापार से जोड़ा जा रहा है।
आदिवासी उत्पादों को भारत के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता मिल रही है। अराकू कॉफी ने 2017 में पेरिस में अपना पहला कॉफी शॉप खोला। इसी तरह छत्तीसगढ़ के महुआ के सूखे फूल भी इंटरनेशनल बाजार में पहुंच रहे हैं। शॉल, पेंटिंग्स, लकड़ी की वस्तुएं, आभूषण, टोकरियां जैसी आदिवासी वस्तुएं अमेरिका में लोकप्रिय हो रही हैं। सरकार ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन यानी ट्राइफेड आउटलेट्स और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए इन प्रयासों को आगे बढ़ा रही है। ट्राइफेड के जरिए नवंबर 2024 तक 2,18,500 से अधिक कारीगर परिवारों को सशक्त बनाया गया है और अपने खुदरा नेटवर्क ट्राइब्स इंडिया के जरिए 1 लाख से अधिक आदिवासी उत्पादों को बिक्री के लिए मंच दिया है। इसके अलावा आदिवासी धरोहर के लिए आदि महोत्सव का भी आयोजन किया जा रहा है। ट्राइफेड इस महोत्सव का आयोजन करता है जिसमें आदिवासी हस्तशिल्प, कला, पेंटिंग, कपड़े, आभूषण आदि की प्रदर्शनी और बिक्री की व्यवस्था की जाती है। वोकल फॉर लोकल पहल के तहत आदिवासी कारीगरों को सशक्त बनाया जा रहा है। जीआई टैग के जरिए 75 से अधिक आदिवासी उत्पादों को आधिकारिक रूप से दुनिया भर में पहचान दिलाई। 2024 में असम की बांस की टोपी जापी, ओडिशा का डोंगरिया कोंद शॉल, अरुणाचली याक के दूध से बने फॉर्मेटेड उत्पाद याक चुरपी, ओडिशा का सिमिलीपाल काई चटनी और बोडो समुदाय का ओरोनाई को जीआई टैग दिलाया। इसके अलावा 300 से अधिक जनजातीय धरोहर संरक्षण केंद्र स्थापित किए गए जो आदिवासी भाषाओं, परंपरा और सांस्कृतिक प्रथाओं का दस्तावेजीकरण, संग्रह और प्रचार करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की आदिवासी समुदायों के लिए प्रतिबद्धता विकास की नई राह खोलती है। ये पहल आदिवासी समुदायों की गहरी सांस्कृतिक जड़ों का सम्मान करती है, उन्हें सशक्त बनाती है और उनकी आवाज को दुनिया तक पहुंचाती है।